आज भारत वो विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं है जिसको यूएसए पीएल 480 प्रोग्राम के तहत ग्रेन्स देगा और उन एड के बेसिस पे हमसे कहेगा नहीं ये मत करो वो मत करो। वो नहीं है। आज इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस अलग है। अब हम एक ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं और मैं हर एक बात को कुछ तथ्यों से ही प्रूव करूंगा और उसमें मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस का डेटा कोट करूंगा जिसमें खुद यूएस का ही वर्चस्व चलता है, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो जरा समझते हैं चल क्या रहा है। तो जवाब प्रधानमंत्री का आ गया है कि सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना है और यह भी कहा है कि आने वाले जो महीने हैं इसमें त्योहार हैं, फिर शादियों का समय है, तो अपनी इकोनॉमी की जरा पावर को दिखाओ। राइट। अच्छा, जब परिवार पर कोई बाहर से कुछ क्रिटिसाइज करता है, गाली देता है, तो उस समय परिवार को संगठित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? या उस समय पर आंतरिक कुछ अलगाव का फायदा उठाकर अगर कोई सोचेगा कि इसमें समझदारी है तो वो मूर्खता ही कहलाएगी। यानी कि वो किसी भी तरह का अपोजिशन स्टैंडर्ड नहीं होता। जब बाहर से कोई हमला करे तो उस समय तो पूरे देश को संगठित रहना चाहिए। आप उस देश को लीड करना चाह रहे हैं जिस देश को कोई डेड इकोनॉमी बता रहा है और आप उसमें भी राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे हम इस टॉपिक में हम उन तथ्यों की बात करेंगे क्योंकि यहां तक जो देश पहुंचा है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, इस सरकार का भी, इससे पहले वाली सरकारों का भी, क्योंकि एनालिसिस शुड बी अनबायस्ड। लेकिन इस तरह का जो राजनीतिक फायदा अगर होगा जिसमें देश के सम्मान की बात होगी और देश की स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, उन पर क्वेश्चन उठेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर पॉलिटिकली प्रेशर अंदर से क्रिएट करेंगे अपनी ही सरकार पर, कहेंगे कि डिप्लोमेटिक फेलियर है, और उस चक्कर में केवल अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ाने के लिए सरकार नेगोशिएशंस में कुछ ऐसी कंडीशंस पर साइन कर बैठे जिसका भुगतान आगे हमारे फार्मर्स को उठाना पड़े, हमारे छोटे उद्योगों को उठाना पड़े। जो युवा इस समय कॉलेज में है या कॉलेज में आने वाला है, वो नौकरियों के बारे में सोच रहा है, उसको उठाना पड़े। ये कहां तक की समझदारी है? इस तरह की राजनीति का पूरी तरह से क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये आपके हमारे हाथ में है। अगर सरकार में कमी, उस कमी को उजागर करना जरूरी है जिससे देश सुधर सके, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है वो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी हमें क्लियरली बोलना चाहिए। कमेंट में 2 शब्द इस तरह के व्यवहार के लिए भी आप प्लीज पोस्ट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो यूएस का टैरिफ जो वॉर चला है, क्या ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है या फिर इंडिया यहां पर स्ट्रांग खड़ा है? अरे डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे है भाई? उस देश ने दूसरों पर प्रेशराइज करके कंडीशंस बनवा ली कि आप पर 15% लगा देंगे, लेकिन $750 बिलियन हमारे यहां इन्वेस्ट करना होगा। आप पर हम भी 15%, मतलब जापान और ईयू का एग्जांपल दे रहा हूं, 15% टैरिफ लगा देंगे। इंडिया पर तो 25% प्लस पेनल्टी, लेकिन आप जो है ना $750 बिलियन इन्वेस्ट करना, आप $550 बिलियन करना, ये कंडीशंस लगाइए जापान और ईयू पर। आप मुझे बताइए इस समय इंडिया अपने देश में इन्वेस्टमेंट करेगा या दूसरे देश में करेगा? अरे अपने देश में करेगा भाई। इंडिया का स्टेटस अलग है, ईयू और जापान अलग है। तो यानी कि 15% की कंडीशन पर भी मानने के लिए जो बैठे हैं, हम तो वो कंडीशंस मानने को एग्री नहीं हो सकते। आप इंडोनेशिया का एग्जांपल लीजिए, 19%, लेकिन 19% के बदले देना क्या पड़ा? अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करना पड़ा। इस तरह की जो बुलिंग है उस पर इंडिया को बो डाउन नहीं करना चाहिए और इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए। कई बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथ इज नॉट इन नंबर्स ओनली, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इन हाउ दोज नंबर्स आर यूज्ड, हाउ दीज प्रोजेक्शंस आर यूज्ड इन नेगोशिएशंस। अब जरा पहले यूके डील का जिक्र कर देता हूं, थोड़ा बता दें आपको कि कैसे होती है डील। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हमने इंडिया ने यूके के साथ किया, तो उसमें हमने एक बैलेंस रखा। यूके को पता था कि भाई देखो इंडिया की भी कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो उसमें तो हम गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि उसमें हम इंपोर्ट टैक्स को नहीं घटाएंगे। इंडिया को पता था कि देखो अगर साइज की बात करें, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। अरे भाई यूके की मार्केट का साइज और इंडिया की मार्केट का साइज, जनता का आप वो देखो ना गैप, और इमर्जिंग मार्केट है हमारी। तो इस वजह से इंडिया ने कहा कि देखो हम अपने पोटेंशियल को समझते हैं, तो 99% जो इंडिया का जो गुड्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो हमने ओपन कराए यूके में। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में $23 बिलियन की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो आप में से जो लोग बिजनेस में हैं, तो आप इन दिशा में सोचिएगा कि यार इन सेक्टर्स में पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी यूके में, अब वो नहीं लगेगी, तो यानी कि आपका सामान ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, तो ज्यादा व्यापार वहां पर हो सकता है। बदले में इंडिया ने अपने 24.5 यानी 24.5% सेक्टर को ओपन करा यूके के लिए ड्यूटी फ्री वाले जोन में।
तो यार ये इस तरीके से डील होती है, राइट। अब यूएस क्या कह रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ओपन करो, डेयरी को ओपन करो। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। हमने इससे पहले भी देखा है कि जो जीएम क्रॉप का एक्सपेरिमेंट हमने किया, याद आ रहा है आपको, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये डिबेट इंडिया में काफी पहले भी आई थी। मॉन्सेंटो कंपनी का जिक्र आया था, तो उसमें हुआ क्या था, उसमें मतलब यू आर गोइंग टू टेक अवे सीड सॉवरेनिटी। मतलब अभी तो हमारे फार्मर्स अगर किसी क्रॉप को करते हैं तो फिर उससे निकलने वाले सीड्स को भी दोबारा यूज कर सकते हैं। तो लेकिन आप फिर उन्हीं कंपनीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कितने सारे एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, प्लस डेयरी सेक्टर। मतलब हाउ कैन वी गिव अप दिस। लगभग आधी पॉपुलेशन आज भी हमारी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में है। तो भले ही वो हमारे जीडीपी का कह रहे हैं कि लगभग 5%, बट द पॉइंट इज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये तो हमारी सॉवरेनिटी का मामला है ना। और फिर उनका कहना है कि नॉन टैरिफ बैरियर को, पहले मैं बता रहा हूं कि क्या क्या शिकायतें यूएसए ने की हैं, और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इंडिया के फेवर में हैं, जिसके बलबूते आज इतने कॉन्फिडेंस में अभी 2 अगस्त को ही पीएम मोदी जी का बयान आया है। ठीक है, नॉन टैरिफ में क्या है, उनका कहना है कि देखो सैनिटरी साइटोसैनिटरी मेजर्स को हटाओ। क्या बात कर रहे हो आप, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है। जैसे कि चाइना से हमारे यहां पर टॉयज इंपोर्ट हो रहे थे, तो उसमें लेड का कंटेंट हाई था, तो उससे बच्चों को नुकसान हो रहा था क्योंकि आपके ब्रेन इश्यूज हो रहे थे। तो ऐसे में इंडिया ने कहा नहीं, वी आर गोइंग टू बैन दीज प्रोडक्ट्स टिल यू आर गोइंग टू रिजॉल्व। तो यार ये तो हमारे पास हक रहना चाहिए कि अगर यूएस के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हमारे हेल्थ पर इंपैक्ट हो सकता है, या हमारे कुछ सेक्टर्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर इंपैक्ट हो सकता है, तो भाई ऐसे में देश की संप्रभुता को बचाने के लिए हमारी जो नेसेंट इकोनॉमी है, मतलब नेसेंट सेक्टर जो अभी बढ़ने लग रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का हक रखते हैं। लेकिन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये सैनिटरी फाइटो सैनिटरी, मतलब इसमें तो साफ सफाई और जो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आते हैं। तो हमने कहा नहीं भाई, वो पब्लिक हेल्थ और अपने इकोनॉमिक वेलबींग वाले पॉइंट्स हम अपने पास रखेंगे, हम उनको गिव अप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर साइन कर लेते ट्रंप के हिसाब से तो इसका मतलब होता फिर हमारे पास ये हक चला जाता। अब तो हमें यूएस से जो बेचना चाहता, चाहे उसमें कुछ खामियां भी हो, तो हमारे हाथ बन जाएंगे भाई। मतलब ये कहां की समझदारी होती, आप खुद ही सोचिए। हमारा एमएसएमई सेक्टर, सबसे बड़ा रोजगार जो है वो तो एमएसएमई सेक्टर में ही है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उसमें कितने % लोग काम कर पाते हैं। और एमएसएमई सेक्टर्स को बचाने के लिए तो हमें टॉप प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। यूएसए का कहना है इवन आपकी जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें यूएस की कंपनीज को लीजिए। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है, सामान खरीदती है, हमने उसमें एमएसएमई को प्रायोरिटी दी हुई है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमें प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे कि इंडिया की एनर्जी नीड में अभी भी हमें पता है कि 85% जो क्रूड है वो हम इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इन्होंने कहा आप रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। पहली बात, आप इसमें प्रैग्मेटिज्म देखिए, लॉजिक देखिए। 2022 में करीब 0.2% ऑफ टोटल जो भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे उसका केवल 0.2% हम रशिया से करते थे। जब यूक्रेन के साथ क्राइसिस हुआ तो रशिया ने कहा कि भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देखिए $40 पर बैरल, इतना तक डिस्काउंट, मतलब इतना दाम। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी $100 और $140 पर बैरल रेट पहुंच गया था, क्योंकि ये क्राइसिस इनका कराया हुआ है वेस्ट का, और रेट ये है। तो मतलब देवर डिमांडिंग कि देखो आपने सस्ते वाला मत खरीदो, आप ज्यादा खरीदो। ऐसी बेवकूफी कौन करता है भाई। इवन हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर यूके में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने जवाब भी दिया, क्योंकि यूके ने भी हमें प्रेशराइज किया था उस समय पर। तो हमने कहा कि मतलब व्हाट डू यू वांट अस टू स्विच ऑफ आवर इकोनॉमी। आप चाहते हैं हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दें क्या। मतलब $100 कौन महंगा खरीदेगा भाई। अच्छा, यहां पर ये यूरल्स एक्चुअली क्रूड जो है ये रशियन क्रूड की कैटेगरी है, जो ब्रेंट क्रूड से एक्चुअली सस्ता होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्राइस का आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें डिफरेंस जो है $10 से $15 का रहता है। और ऐसे ना क्रूड ऑयल की, मतलब जो कच्चा तेल होता है उसकी अन्य कैटेगरी भी होती हैं। जैसे जो ये ब्रेंट मैंने बताया, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, वो नॉर्थ सी से निकलता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कैटेगरी होती हैं, जैसे बॉनी क्रूड होता है नाइजीरिया से, या अरब क्रूड होता है, आपका दुबई क्रूड होता है। अरब और दुबई का अलग अलग क्रूड क्वालिटी है, तो अलग अलग है। तो यूरल्स क्रूड ये हमारा रशिया से है, तो भाई हमें $40 पर बैरल तो हमने लिया। जयशंकर जी ने यही बयान दिया था, कहा था कि भाई इंडिया का पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। और ईयू की तो खुद की हिपोक्रेसी है। ये देखिए, शुरुआत से जब से हम पे प्रेशर बनाया गया, हमने क्लियरली कहा कि हम तो भाई अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लेंगे। जब हमें इतना सस्ता मिल रहा है और हमारी इतनी बड़ी नीड है तो हम लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने पेट्रोल सेक्टर है, जो आपको और हमें मिलता है पेट्रोल डीजल, हमने उसको डीरेगुलेट कर दिया था। एक्चुअली एक सी रंगाराजन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर हमने डीरेगुलेट कर दिया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में भाव बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट जो है फाइनल कंज्यूमर पर भी होगा इंडिया में।
लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है कि हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया, और मतलब हमने इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और हमने रशिया से जो इंपोर्ट करना था उसको बढ़ाया। कहां 0.2 था, लास्ट ईयर जून में बढ़ाकर हमने 40% ऑफ द टोटल क्रूड इंपोर्ट रशिया से बढ़ा, मतलब रशिया से कर लिया था। जबकि ईयू देखिए, कम से कम दोहरी बातें तो नहीं हम करते। ईयू हमसे कह रहा था कि आप लेना बंद कर दो, और अभी मैं लेटेस्ट डेटा आपको बताऊं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का, तो इन्हीं की मतलब खुद की इनकी वेबसाइट पे डेटा है जिसमें 17% लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये अभी भी रशिया से ही ले रहे हैं। 11.1 जो नेचुरल गैस है वहीं से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 11.1 17%। देयर वाज अनदर डेटा, अगर मैं 2025 के शुरुआत का बताऊं, उसमें 19% वो रशिया से ही ले रहे हैं। तो भाई खुद तुम रशिया से ले रहे हो, हमें मना कर रहे हो, सीधा सीधा महंगाई बढ़ जाएगी जिसका इंपैक्ट हम पर होगा। और देखो ऐसा नहीं केवल हम रशिया से ही ले रहे हैं, हमने एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन किया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ, जैसे ईरान और हूथी रेबल्स, राइट, हूथी रेबल्स इन यमन अटैक कर रहे थे, तो हमने गयाना, ब्राजील, कनाडा, यहां से भी हमने इंपोर्ट को बढ़ाया है। अब इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे क्या रीजन है? देखो दो रीजन है, एक तो हमारी इकोनॉमिक पावर, एक मिलिट्री पावर, जिसमें की सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री नहीं है, वो वाली जो एड पर डिपेंड करती है। अब हम ग्लोबल पावर बढ़ रहे हैं, इस बात को मैं प्रूव करता हूं। देखिए सबसे पहले फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, साइज देख लीजिए, $4.187 ट्रिलियन। जापान, यूके, फ्रांस, इटली, ये वो पावर्स हैं जो अपने आप को डेवलप नेशन कहते हैं, ये साइज ऑफ इकोनॉमी में हमसे पीछे हैं। हालांकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अभी जो इनइक्वालिटी है इंडिया में उसको हैंडल करना है, जिससे कि जो बेस है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है, हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पुअर, उस पर काम करना है। लेकिन फिर भी ये जो डेटा है ये अपने आप में एक फख्र करने वाली बात है, और हमारा जो टारगेट है वो थर्ड लार्जेस्ट है अभी। तो तभी आज के बयान में मोदी जी कह रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो डेफिनेटली आप कैसे डेड इकोनॉमी कह सकते हैं? और जो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहे हैं, उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है आप देखिएगा 2.1%, 1.5%, 3%। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो प्रिडिक्शन है 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर की 6.3%, 6.8%। 6.8% प्रिडिक्शन किसने की है? आईएमएफ ने की है, जिस पर खुद वेस्टर्न लॉबी का इन्फ्लुएंस रहता है। और यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। भाई 6.8%, तुमसे लगभग दोगुना से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया का, तो डेड इकोनॉमी कैसे हो गई? और डेड इकोनॉमी में एफडीआई का इन्फ्लो बढ़ता है क्या? अगर मैं पिछले मतलब सन 2000 से 2024 तक का आपको डेटा बताऊं, तो 1.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई इंडिया में आया है। तो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी जो कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो स्थायी निवेश इंडिया में कर रहे हैं। तो भाई वहीं तो करते हैं जहां पर उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का रोल क्रूशियल है, मार्केट की तरह भी प्लस एक्सपोर्टर की तरह भी। हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर काम किया जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। फार्मा सेक्टर में हम तीसरे लेवल पर हैं, ये देखिए ये डेटा, रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल फार्मा वॉल्यूम और 14th अगर हम वैल्यू की बात करें, अमाउंट की बात करें। सप्लाई 20% ऑफ वर्ल्ड्स मेडिसिन, सोचो 20% दुनिया की दवाइयां हम दे रहे हैं। 190 प्लस देश हैं जो यूएन में अपने आप को नेशन मानते हैं, तो इसको आप डेड इकोनॉमी बता रहे हो। यानी कि अगर आप हम पर टैरिफ लगा रहे हो 25% प्लस पेनल्टी, तो ऐसे ना कई ऐसी दवाइयां हैं जो नॉन पेटेंटेड हैं, जो आप इंडिया से ही लेते हैं। तो यूएसए में ऑलरेडी अगर मैं मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करूं, दे आर क्वाइट हाई। वैसे तो इंश्योरेंस से काम चलता है, लेकिन इसी वजह से अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो वहां पर रहता है। तो अगर यहां से दवाइयां और महंगी वहां पर जाएंगी, तो मुझे बताओ नुकसान उनको भी होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब इंडिया को अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना चाहिए, इंडिया को बो डाउन नहीं करना चाहिए, जो कि इंडिया नहीं करेगा। और आप देखना जल्दी ही यूएसए में खुद ही डोमेस्टिक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि उनके लिए दवाइयां भी महंगी होंगी और कई अन्य गुड्स हैं जो उनके लिए महंगे होने वाले हैं। मिलिट्री प्रोनेस की बात करें तो इंडिया ने फोकस किया है मेक इन इंडिया डिफेंस पर, यानी कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर। हमें पता है कि अगर हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं डिफेंस के लिए, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो बैकफुट पर आ जाए या अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें कि अरे हमें तो दूसरे से ज्यादा बेनिफिट मिला है। डेटा देखिए 2024, ये 25-26 है, ये 25-26 का लेटेस्ट डेटा एक्चुअली 6.81 लाख करोड़, राइट, ये हमारा बजट है। और 2013-14 में ये 2.53 लाख करोड़ था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देखो कांग्रेस के टाइम में 2.53 लाख करोड़ था। भाई इकोनॉमी का साइज बढ़ा है ना, इसमें केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि सरकार का 6.81 लाख करोड़, यानी कि अगर मैं टोटल
बजट इंक्रीज की बात करूं तो उसमें सिग्निफिकेंट फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के बजट के इंक्रीज पर है, तो ये सरकार का फोकस दिखाता है। तो ये हम क्रेडिट इस समय की गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और उसमें भी फोकस किस चीज पर है? डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर। अभी अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5000 ऐसे आइटम्स हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं डिफेंस के, जो अब इंडिया में ही बनने लग रहे हैं, क्योंकि हमने उसका इंपोर्ट जो है बंद कर दिया था। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो पिछले कुछ समय में बढ़ा है। आकाश मिसाइल सिस्टम 96% इंडिजिनस है, और अभी तो हमें पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा इसकी प्रोनेस। इसके अलावा 3 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है 2029 तक कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, डिफेंस प्रोडक्शन इतना करना है। कौन सी डेड इकोनॉमी भाई 3 लाख करोड़ का टारगेट बनाती है और सिग्निफिकेंटली अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाती है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर पाती है? क्या बात है। तो यानी कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स को बूस्ट कर रहा है, और अपनी डिफेंस नीड को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। रशिया के अलावा फ्रांस, यूएसए, अगर मैं 2018 से 22 का डेटा बताऊं जो सिप्री बता रही है, जो एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, तो उसका कहना है कि हमने फ्रांस से ज्यादा हथियार लिए हैं, और जो यूएस है, यूएस उसके बाद आता है। तो कहने का मतलब यूएसए चाहता है कि क्या फ्रांस से ले रहे हो यार, हमसे ज्यादा हथियार लो। क्यों ले भाई आपसे ज्यादा हथियार? आपके ओवर प्राइस्ड हम F-35 खरीदें, और नहीं खरीदेंगे तो आप कहेंगे हम आप पर पेनल्टी लगा देंगे, क्योंकि आप तो रशिया से डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है ये। तो यूएस का जो कोर्जन अभी चल रहा है उसका हमने मतलब रेस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं? तो एक बड़ी सटीक टाइमिंग यूएसए ने ली है, मैं सटीक ही कहूंगा इसको। यूएसए कह रहा है कि है ना, हमें वहाँ पे मैसिव ऑयल रिसोर्सेज पता लगे पाकिस्तान में, तो उनके साथ हम ऑयल डील कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जल्दी ही जब पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट कर पाएगा ऑयल। बहुत अच्छी बात है। वैसे कहाँ मिला है आपको ऑयल? कह रहे बलूचिस्तान वाला रीजन। तो बलूचिस्तान के कई लीडर्स ऑलरेडी इंडिया के फेवर में हैं, हम उनकी आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्रंप आप, बलूचिस्तान में जो रिजर्व्स है ना, बस बात ये पाकिस्तान के नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हैं, अगर वहां पर मिलते हैं तो फ्यूचर में, राइट। तो यानी कि वो हम पर कैरेट एंड स्टिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाह रहा है कि या तो तुम हमारे हिसाब से चल लो, डील साइन कर लो, नहीं तो स्टिक क्या है कि हम ना साउथ एशिया के अपनी पॉलिटिक्स में ना अल्टरनेटिव देखेंगे पाकिस्तान को ज्यादा फोकस रखेंगे, फेवर में रखेंगे। तो ये टाइम आ गया है कि इंडिया को भी कहना चाहिए कि भाई हम चाइना के खिलाफ आपका कोई ये मत समझिए कि आपने बक पासिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर देंगे, चाइना को काउंटर करना है तो क्यों खुद डायरेक्ट काउंटर किया, इंडिया को यूज करेंगे। तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, अब हम इंडो पैसिफिक की जब बात करेंगे ना तो उसमें ना यूएस को हटा देंगे, और इंडो पैसिफिक वर्ड अगर आप कॉइन करने वाले बन रहे हो और आप इसको यूज कर रहे हैं तो हम उस वर्ड को भी चेंज कर देंगे। अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं। तो पहली बात, पाकिस्तान वाले एंगल पर हमारा जवाब क्या है? बलूचिस्तान एंगल, क्योंकि बलूचिस्तान वाले रीजन में ऑलरेडी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ही प्रॉब्लम आ रही है, ग्वादार में उसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यूएस के इन्वेस्टर्स खुद ही सोचेंगे कि अगर भाई बीएलए और जो अदर फोर्सेस हैं जो मिलकर एक ग्रुप बन गया है, जो यहां पर ऑलरेडी आजादी की मुहिम को उन्होंने बढ़ा दिया है, तो यूएस की कंपनीज कहां टिक जाएंगी यहां पर भाई उनके खिलाफ। और असिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है इसका टेस्ट एक्चुअली तालिबान खुद यूएसए को दे चुका है। तो ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप की बात में आकर अब यूएस की कंपनीज जो है बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने आएंगी फिलहाल और पाकिस्तान की सरकार को पैसा देंगी। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई इंडिया चुप थोड़ा ना बैठेगा। यहां छाबहार है, और ऊपर अफगानिस्तान के साथ तालिबान में भी हमारी आउटरीच पार्टनरशिप बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है। तो जो बलोच सेपरेटिस्ट है उनका तो क्लियर जवाब यही है कि ठीक है, रिकॉग्निशन को सपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है। क्या बलूचिस्तान के रिकॉग्निशन को यूएसए सपोर्ट करेगा? नहीं कर सकता। यूएसए नहीं कर सकता बलूचिस्तान को सपोर्ट। बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है कि 1/3 भाग जो है पाकिस्तान का टाटा बाय बाय हो जाएगा, राइट। तो कैसे फिर वही पाकिस्तान को अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल कर पाएगा? उधर तालिबान तो तैयार बैठा ही है कि हम तो चाहते हैं पाश्तूनिस्तान बने, ये दुरंद लाइन जो है ब्रिटेन की बनाई उसको हटाएं। तो उसका मतलब पता है क्या होगा कि पाकिस्तान रह क्या जाएगा? सिंध रीजन, पंजाब रीजन जो पाकिस्तान की तरफ चला गया था, क्योंकि खैबर पख्तूनवा पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान अलग, और ऊपर जो पीओके है भाई वो ऑलरेडी गिलगित वाला रीजन है, वो ऑलरेडी हमारे लिए भी मतलब फ्यूचर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव है। खैर, टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। अब पॉइंट ये है कि हम इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, ये रूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि जब कोई टर्मोइल आता है तो वहीं से कोई लीडर इमर्ज होता है। जब भी बड़ा टर्मोइल आता है, देख लीजिए वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, उससे पहले
1648 वाला टाइम यूरोपियन पॉलिटिक्स का, तो हमेशा कोई भी बड़ी पावर जो इमर्ज होती है वो तब इमर्ज होती है जब वो अपने आप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ ऐसे रूल्स लेकर आती है जो बाकियों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सके। तो हमें अब करना पड़ेगा कि इंडो पैसिफिक की जगह हम कहें इंडिया लेड एशिया पैसिफिक। इंडिया लेड एशिया पैसिफिक, इंडिया लेड बोलना पड़ेगा, इसके लिए अलग से फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब मैं इंडो पैसिफिक की बात करता हूं, ये वाला इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक रीजन, तो यूएसए अपने आप को इसका लीडर मानता है कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी, इंडो पैसिफिक में ग्रोथ का तो यूएसए लीडर है, और यूएसए ने उसके लिए क्वाड बनाया है, ऑकस बनाया है। हमें इस नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इस नैरेटिव में यूएसए के अगेंस्ट खड़े हैं शुरुआत से। ये बात यूएसए को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि क्वाड यूएसए कहता है मिलिटरिस्टिक बनाओ। हमने कहा क्यों बनाए भाई? वो कहता है कि हम ना इंडो पैसिफिक में एक अपनी एक अलग नेटो बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाए भाई? व्हाट यू हैव डन विद यूरोप, कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में तुमने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपना गुलाम बना रखा है। यूक्रेन की हालत है, तो क्या यही चीज आप आसियान इकोनॉमीज के लिए करना चाहते हो? इस वजह से, क्योंकि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी कहलाई जाती है और उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है। तो आसियान के देश और इंडिया इस बात को बखूबी समझते हैं। हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को प्रोजेक्ट करते हैं वर्ल्ड पर, और वो यूएसए को पसंद नहीं आती। तो ये जो गेम आप अभी देख रहे हैं ना, ये केवल एक कुछ गुड्स के ट्रेड की बात नहीं है, इसमें एक लार्जर जियोपॉलिटिक्स भी है। क्योंकि व्हेन इंडिया इज टेकिंग स्टैंड फॉर ग्लोबल साउथ, इंडिया इज आस्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर यूएसए एडवांटेज लेता है, तो जाहिर सी बात है यूएसए चाहेगा कि अब इंडिया को अंडरमाइन करो, अगर इंडिया हमारे हिसाब से नहीं चलता। एशिया पैसिफिक जैसे साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी में ये सभी देश अमूमन चाइना से परेशान है, क्योंकि चाइना कहता है पैरासल, स्पार्टले सब मेरा ही भाग है। और अभी तक इन सब देशों को लगता था कि केवल यूएसए ही है जो चाइना के खिलाफ टक्कर ले सकता है। लेकिन इंडिया को इस नैरेटिव को ब्रेक करना होगा। इंडिया को कहना होगा कि नॉट यूएस लेड सॉल्यूशन, वी शुड हैव आवर ओन सॉल्यूशन। यानी कि इंडिया ये जो साउथ चाइना सी के आसपास के देश यानी कि आसियान नेशंस, इन सब को साथ आना होगा। हमें ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी साथ लेना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडिया के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस पॉलिसी आएंगे। उसका रीजन है क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया खुद भुक्तभोगी हैं, वो खुद झेल रहे हैं यूएस के टैरिफ वॉर को। ऑस्ट्रेलिया के लीडर का बयान और जापान के लीडर का बयान यही सिग्निफाई करता है कि अगर इंडिया प्रोजेक्ट करता है दैट वी शुड हैव आवर ओन सॉल्यूशन, लेट्स साइडलाइन यूएसए फ्रॉम दिस एरिया, तो फिर देखिए यूएसए क्या करेगा। तो वही हमें करना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम आसियान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यहां पर अब अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसका जो एंकर है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो हमारे दोहरे फायदे हैं। फायदा क्या है? एक तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने में हमें मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस पूरे रीजन में अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि चाइना यहां पर अपना हेजेमॉन, अपना स्टेटस शो करना चाहता है, और फ्यूचर में अपने क्लेम को बढ़ाते हुए अगर हम इस एरिया से फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो उसको काउंटर करना चाहता है। जैसे हमारा वियतनाम में यहां पर प्रोजेक्ट चलता है ओएनजीसी, जो हमारी कंपनी है, सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, तो वो सबको काउंटर करना चाहता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें कनेक्टिव डिप्लोमेसी का मतलब होता है मोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, फास्ट ट्रैक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एंड स्ट्रेंथन दीज नेशन टुगेदर सो दैट दे कैन कलेक्टिवली काउंटर बैलेंस चाइना, कलेक्टिवली काउंटर बैलेंस करें। लेकिन पैसा कहां से आएगा? जापान इज रेडी टू डू दैट। जापान के पास अनुभव भी है, तो जापान ने यही कहा है कि उनकी एजेंसी जीका के साथ मिलकर हम इस पर काम करें। तो अल्टीमेटली जैसे जापान है फॉर एग्जांपल, जापान के साथ हम एएजीसी में भी हैं, यानी कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो जो मैंने कहा कि इंडिया लेड एशिया पैसिफिक, तो इसमें हम यूएसए को बस साइडलाइन कर दें, तो जापान को अपने साथ ले आए, तो कोई नई बात नहीं होगी। जापान ऑलरेडी इस रीजन में हमारे साथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया से लेकर अफ्रीका तक हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में जापान के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें हम क्रिटिकल मिनरल, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आसियान के साथ तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी हुई है 2022 में ऑलरेडी, EAS समिट और इंडिया आसियान फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस, मतलब सिक्योरिटी/डिफेंस, उस पर भी हम आसियान के साथ हैं। तो अल्टीमेटली डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू हम और ज़्यादा इनको करीब ला सकते हैं। कोट करने योग्य बात है, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दी, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी अलाइनमेंट है उसमें हम फिलीपींस के साथ साथ वियतनाम को साथ ला सकते हैं।
तो वेस्टर्न प्रेशर जो है वो इंडिया को, मतलब इंडिया को रेपेल करने का एक तरीका है कि वो चाह रहा है कि अच्छा तुम रशिया के करीब जा रहे हो, तुम पर पेनल्टी लगाएंगे। तो हम कहेंगे देखो अब हम देखो हम क्या करेंगे, हम इस वाले प्रोजेक्ट को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर देंगे। मतलब अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग रूट है वो ये वाला है, अगर हम रशिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन रशिया चाहता है अपने फार ईस्ट रीजन को डेवलप करना, तो ऑलरेडी हम यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं प्लस इसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं। तो मतलब इफ समवन इज हेटिंग यू फॉर नो रीजन, अरे मतलब क्योंकि हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना। रशिया के साथ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि वी वांट टू सपोर्ट रशिया इन यूक्रेन वॉर, ये तो बिल्कुल नहीं है, जिसका आरोप इंडिया पर लग रहा है। तो बेटर है कि भाई हम अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ऑल टाइम पार्टनर रहा है। हडसन इंस्टीट्यूट का कहना है कि इंडिया की जो मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है उसके थ्रू इंडिया ये जो कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है ना जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की, उसको इंडिया गो थ्रू कर लेगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी का पार्ट है। जो छोटे छोटे देश हैं आपके, यानी कि जो साउथ पैसिफिक के छोटे देश हैं, नौरू, क्रिबैटी, इनकी लोकेशन बड़ी क्रूशल है। तो ऐसे में इन देशों को भी हम एक इक्वल स्टेटस इस रीजन में दे सकते हैं, जिस फ्रेमवर्क को हम कह रहे हैं इंडिया लेड एशिया पैसिफिक। क्योंकि इन नेशंस को कभी इक्वल स्टेटस इन वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने नहीं दिया, यूएसए ने नहीं दिया, लेकिन हम इनको देंगे। तो इनकी जो पार्टनरशिप है उसमें हम यूएसए को साइडलाइन करेंगे और इनके साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस चाइना को काउंटर बैलेंस करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी दैट शुड बी इंडियाज वे अहेड।